सबसे पहले हम जान लेते हैं प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना ही प्यूबर्टी कहलाती है, जिसमें चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्जन होता है। इसमें मेल की एज होती है 12 से 16 साल और फीमेल 10 से 16 साल। ये एज प्यूबर्टी की होती है। टनर एंड मार्शल नाम के साइंटिस्ट ने प्यूबर्टी के 5 साइन दिए थे फीमेल्स में। फर्स्ट इज थिलार्के, मतलब फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी है, जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। दूसरा है एड्रीनार्के, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। प्यूबार्के मीन्स प्यूबिक हेयर, यानी कि मांस प्यूबिस में हेयर्स का प्रेजेंट होना। देन फोर्थ इज इंक्रीज ऑफ हाइट एंड फिफ्थ इज मेनार्के, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबर्टी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रीकॉशियस, एक होती है डिलेड। प्रीकॉशियस का मतलब है अगर 10 साल से पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे प्रीकॉशियस कहेंगे। डिलेड का मतलब है अगर 16 साल के बाद होता है तो उसे डिलेड कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन है, इट इज़ द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकिल फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू shedding of endometrium, outflow through vagina followed by invisible interplay of hormones mainly HPO axis। यानी कि फिजियोलॉजिकली होने वाला एक विजिबल मैनिफेस्टेशन, यानी कि जिसमें दिखाई देता है यूट्रस से होने वाली ब्लीडिंग। क्यों? एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की इंटरनल लेयर है उसके टूटने के कारण, उसके सेड होने के वजह से वेजाइना से निकलने वाले ब्लीडिंग का दिखाई देना मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। इसमें हार्मोन्स जो HPO एक्सिस जो हमने पढ़े थे, हार्मोन्स के जो चेंजेस हैं उनमें क्या चेंजेस हो रहा है यह हमें इनविजिबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, बट उन हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से ही यह साइकिल विजिबल होती है। नॉर्मल विजिबल साइकिल के लिए 3 क्राइटेरिया होना जरूरी है। फर्स्ट इज HPO एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेटेड। HPO एक्सिस का मतलब है, H मतलब हाइपोथैलेमस, P मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी और O मतलब ओवरी। यानी कि हाइपोथैलेमस से GnRH, GnRH एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स पर काम करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH, LH हार्मोन्स 2 रिलीज होंगे जो कि ओवरी पर आकर काम करेंगे, जिनसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलेगा। तो अगर ये सही तरीके से चल रहा है तो नॉर्मल हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आते रहेंगे, मतलब रेगुलर साइकिल चलेगी। सेकेंड इज़ यूट्राइन एंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवेरियन हार्मोन्स। जी हाँ, एंडोमेट्रियम का टाइम पर सेट ऑफ होना। एंड आउटफ्लो ट्रैक मस्ट बी पेटेंट। एंड आउटफ्लो ट्रैक नॉर्मल रहेगा तो फ्लो आसानी से हो सकेगा। अब कुछ ज़रूरी बातें। मेंस्ट्रुअल साइकिल 13वें एज पर, मतलब 13th ईयर ऑफ एज में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्के कहते हैं। यह वापस से 28वें दिन में रिपीट होती है। इसकी जो रेंज होती है साइकिल के ड्यूरेशन की वह 21 से 35 दिन मानी जाती है। एक साल में लगभग 13 मेंसेस आते हैं। 15 से 45 यह रिप्रोडक्टिव एज होती है, तो लगभग इसके बीच का साल लगभग 30 साल का हुआ, जिसमें लगभग 400 मेंसेस आते हैं। ब्लड लॉस पर साइकिल 20 से 80 ml होता है। एवरेज ब्लड लॉस 35 ml पर मेंसेस होता है। ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन की होती है एंड ब्लीडिंग ड्यूरेशन 2 से 7 दिनों का होता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कैसे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं इसको हम HPO एक्सिस के द्वारा समझेंगे। होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स यानी कि GnRH पर काम करता है, और वो GnRH जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH और LH। ये दोनों हार्मोन्स हमारे ओवरी पर एक्ट करते हैं और ओवरी से फिर 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इस प्रकार से अगर ये जो पूरी साइकिल नॉर्मल चलती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हमें नॉर्मली 28 दिन की साइकिल चलेगी। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमारी इरेगुलर साइकिल स्टार्ट हो जाती है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक ओवेरियन चेंजेस और एक यूट्राइन चेंजेस होता है। ओवेरियन चेंजेस मतलब ओवरी में होने वाले चेंजेस, यूट्राइन का मतलब है यूट्रस में होने वाले चेंजेस। ओवरी के अंतर्गत दो प्रकार की इसमें फेजेस आते हैं, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज आता है। सबसे पहले हम देखते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। 5 दिन की ब्लीडिंग फेज चलने के बाद हमारी फॉलिकुलर फेज आती है, जिसमें फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह प्राइमरी फॉलिकल है, यह सेकेंडरी है, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से देन हमारा ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। तो जब ये फॉलिकल्स बनते हैं तो एफएसएच हार्मोन्स धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं। जैसे जैसे एफएसएच हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वैसे वैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट बढ़ता है, ग्रेफियन फॉलिकल बनते हैं। ठीक, जब भी हम जैसे ही हमारे फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है, अचानक से एलएच हार्मोन्स रिलीज़ हो जाता है और ये 14वें दिन अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल जो हमारी मैच्योर फॉलिकल थी वो रप्चर हो जाती है और इनमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वही हमारा सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम के रूप में बाहर निकलता है और बाकी ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 14वें दिन क्या हुआ, ओवम हमारा रिलीज़ हो गया। जब रिलीज़ हो गया यानी कि उस दिन ओव्यूलेशन हो गया। इसके बाद क्या होता है कि ओव्यूलेशन हो जाने के बाद ये जो बची हुई ग्रेफियन फॉलिकल जो रप्चर पीसेस थे वो आगे जा कर के आफ्टर द ओव्यूलेशन वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। यह हमारी ल्यूटियल फेज़ होती है उसकी ओवेरियन चेंजेस की, ओवरी की। तो अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर एलएच और एफएसएच का हमने देख लिया। अब हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं। जैसे जैसे फॉलिकल्स हमारे डेवलप होते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे डेवलप होते हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी हमारा देखिए रिलीज़ हो रहा है, कांस्टेंट ये रिलीज़ होता जा रहा है, होता जा रहा है। जब 14th डे जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके 24 घंटे पहले एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो पीक होता है, यानी कि 13वें दिन एस्ट्रोजन अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, पीक पर होता है। इसके बाद अचानक से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो घटता जाता है, घटता जाता है और आफ्टर द ओव्यूलेशन ये एकदम कम हो जाता है, कम हो जाता है एंड 28वें 29वें दिन वापस से यह बढ़ जाता है यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हो तो। इसके बाद हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं। बिफोर द ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन अपने लो लेवल पर होता है, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम रिलीज़ हो जाता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ल्यूटियल फेज पर बढ़ा हुआ रहता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपने आप धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन के लो लेवल के कारण ही नेक्स्ट साइकिल हमारी चालू हो जाती है ब्लीडिंग की, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम यूट्राइन साइकिल देख लेते हैं। यूट्राइन साइकिल में 3 फेजेस आती हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, देन ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन की साइकिल होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग क्यों होती है, पिछले साइकिल में जो एंडोमेट्रियम ठीक हुई थी उसी एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स हैं वही टूट टूट करके नेक्स्ट साइकिल में रिलीज़ होती हैं, गिरती हैं। इसके बाद 5 दिन के बाद फॉलिकुलर फेज़ आती है जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज़ कहते हैं। फॉलिकुलर फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और प्रोलिफरेटिव फेज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एंडोमेट्रियम जो यहाँ पर पूरी तरीके से टूट कर गिर चुकी थी, अब वो एंडोमेट्रियम वापस से यहाँ पर बनना स्टार्ट करती है जिसे हम प्रोलिफरेट कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ओवरी में एस्ट्रोजन का कांस्टेंट लेवल बना हुआ है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटा हुआ है, जिसके कारण हमारी ब्लीडिंग फेज़ आई थी एंड एस्ट्रोजन यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारी क्या होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स एंडोमेट्रियम की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लगातार ये एंडोमेट्रियम जो होती है, यूट्रस की इनर लेयर, वह थिक होती जाती है। ओव्यूलेशन 14वें दिन हो गया, लगातार ये देखिए ल्यूटियल फेज़ में ये थिक होती जाती है। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा था, आगे वह इसे गवर्न करता है आफ्टर द ओव्यूलेशन यूट्राइन फेज में।
इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है आफ्टर द ओव्यूलेशन, ये देख रहे हैं आप एस्ट्रोजन जो होता है यह अपने 28वें 29वें दिन में क्या होता है, अपने काफ़ी हाई लेवल पर होता है। और एस्ट्रोजन ही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस और उसके ग्रो के लिए। और प्रोजेस्टेरॉन आप देख रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो गया है। प्रोजेस्टेरॉन बीच में बढ़ा हुआ था, अगर उस दौरान हमें स्पर्म मिल जाता तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती थी। इस प्रकार से अब हमारी अब इसके बाद ल्यूटियल फेज़ के बाद अब हमारी नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इस प्रकार ओवरीज में दो फेजेस आती हैं ओवेरियन चेंजेस के अंतर्गत, फॉलिकुलर फेज़ एंड ल्यूटियल फेज़। फॉलिकुलर फेज़ 14 दिन की होती है। ठीक है, इस फेज़ में होता क्या है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करके ग्रेफियन फॉलिकल बना लेते हैं। जो फॉलिकल्स की जो संख्या होती है, हम थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। जब 20 हफ्ते की फीमेल फीटस में जो फॉलिकल्स होते हैं वह 7 मिलियंस होते हैं। ठीक है, और जन्म के बाद एक भी फॉलिकल्स नहीं बनते हैं। ओवरी के अंदर जब बेबी अंदर होता है, फीटस के फॉर्म में होती है फीमेल, तो ओवरी के अंदर फिर ये धीरे धीरे डिजेनरेट होते जाते हैं। एट बर्थ ये 2 मिलियन हो जाते हैं, मतलब इनकी संख्या घटती ही जाती है। प्यूबर्टी पर ये 4 लाख हो जाते हैं और मेनोपॉज की एज आते आते यह लेस दैन 10,000 हो जाते हैं। एफएसएच हार्मोन्स जो कि ओवरी पर काम करता है वह 3 से 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml रिलीज़ होता है। यह हार्मोन्स फॉलिकल पर एक्ट करता है एंड जिसकी वजह से फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। इनमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल्स होता है वही तेज़ी से ग्रो करता है एंड ग्रो करने के बाद जो ग्रोविंग फॉलिकल्स होते हैं वो उनकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। अब एस्ट्रोजन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो इफ़ेक्ट होते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, यह एफएसएच को सप्रेस कर देता है एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिसके वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल पर काम करता है और ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं, जिससे ओवम रिलीज़ होता है एंड ओव्यूलेशन हो जाता है। अब ग्रेफियन फॉलिकल के जो रप्चर पीसेस होती हैं वह आगे कॉर्पस ल्यूटियम आगे कहते हैं। यहाँ से सेकेंड फेज़ ऑफ ओवरी यानी कि ल्यूटियल फेज़ स्टार्ट होती है। ल्यूटियल फेज़ 14 दिन की होती है। यह कांस्टेंट फेज़ होती है, मतलब ओव्यूलेशन से पहले का दिन भले ही कितने दिन का हो बट ओव्यूलेशन के बाद का जो ल्यूटियल फेज़ है वो 14 दिन का ही रहेगा। जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है 14th डे के बाद ल्यूटियल फेज़ में वो दो हार्मोन्स रिलीज़ होता है वहाँ पर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेनली प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। इसको टोकोलाइटिक एजेंट भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम से ही रिलीज़ हो रहे थे। तो अब हम जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या होगा। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है इसे हम कॉर्पस ल्यूटियम वेरम कहेंगे और यह तब तक बनी हुई रहती है जब तक कि कंप्लीट प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता है, यानी कि 3 महीने तक। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह जो कॉर्पस ल्यूटियम मेस्ट्रुएलिस कहलाती है, यानी कि रेड कलर की हो जाती है। देन कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस बनता है जो कि वाइट कलर की बॉडी होती है। देन 28वें दिन यह अपने आप डिसअपेयर हो जाती है एंड नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाती है। अब हम यूट्रस में चेंजेस देखते हैं। यूट्रस में भी 3 फेजेस आती हैं। सबसे पहली फेज़ है ब्लीडिंग फेज़, जिसे कैटामानिया भी कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन 1 से 5 दिन की होती है। कॉर्पस ल्यूटियम 28वें दिन डिसअपेयर जब हो जाता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है। एस्ट्रोजन का काम था वैसोडाइलेशन करना, बट अब जब एस्ट्रोजन डिक्रीज़ हो गया है तो यूट्रस की जो आर्टरी होती है वहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण हाइपोक्सिया, इस्चीमिया एंड इरिवर्सिबल नेक्रोसिस कॉज हो जाती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर, जिससे एंडोमेट्रियल सेल्स डेड हो जाती हैं और ब्लीडिंग यूट्राइन आर्टरी से स्टार्ट हो जाती है और यह जो ब्लड होता है यह यूट्रस के अंदर भरने लगता है, जिसे हीमेटोमेट्रा कहते हैं। अब क्या होता है कि
हेमाटोमेट्रा के कंडीशन में सेंसेशन क्रिएट होते हैं और ये सेंसेशन हाइपोथैलेमस में जाते हैं। हाइपोथैलेमस में जाने के बाद यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर जाते हैं। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। देन ऑक्सीटोसिन से यूट्रस में एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड वेजाइना से एक्सपेल आउट होने लगता है, जो कि एक प्रकार का विजिबल मैनिफेस्टेशन है। इस प्रकार से एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है नॉर्मली 5 से 6 mm होती है, और लेकिन ब्लीडिंग फेज के एंड में यह 1 mm हो जाती है, क्योंकि यही एंडोमेट्रियम जो पिछले साइकिल में बनी थी वही टूट टूट कर जब गिरती है तो ब्लीडिंग फेज के एंड में इसकी थिकनेस 1 mm हो जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंड फेज ऑफ यूट्रस, जिसमें एंडोमेट्रियम वापस से बनना स्टार्ट होती है, उसमें क्या होता है, यह 6 से 14 दिन की फेज़ होती है प्रोलिफरेटिव फेज़। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो कि हाइपरप्लेजिया कॉज करता है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं किसकी, एंडोमेट्रियम की, जिससे एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने लग जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है ये। एंडोमेट्रियम की थिकनेस इसलिए बढ़ती है फॉर इम्प्लांटेशन एंड फॉर नेक्स्ट साइकिल। प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस 2 से 3 mm होती है। देन नेक्स्ट फेज इज सिक्रीटरी फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज भी इसे हम कहते हैं। यह 15 से 28वें दिन का फेज होता है। इसमें क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो चुका है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसने 2 हार्मोन्स रिलीज़ किए हैं। एस्ट्रोजन का काम होता है हाइपरप्लेजिया करना, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यह हाइपरट्रॉफी करता है, जिससे सेल्स साइज ऑफ सेल इंक्रीज होता है। सिक्रीटरी फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज के कंप्लीट होते होते इस फेज की जो थिकनेस होती है वह 5 से 6 mm हो जाती है। सिक्रीटरी फेज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं, और प्रिपरेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम थिकनेस के लिए यह प्रिपेयर हो रही होती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन होगा और जाइगोट बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस प्रकार हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन भी दबाइए, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।